हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो बच्चों, इस कक्षा में हम ब्याज की दर के निर्धारण का दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत हमने अपनी पहली वीडियो में किया था, जो कि हमारा परंपरावादी सिद्धांत था, और वो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री J.S. मिल, मार्शल, पीगू जैसे अर्थशास्त्रियों ने दिया था। और वो जो हमारा सिद्धांत था वो वास्तविक तत्वों के कारण ब्याज की दर उत्पन्न होती है, ये कहता था। अब हम अपना दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे हम नियो क्लासिकल सिद्धांत या नव परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का एक और नाम भी है, वो नाम है ऋण योग्य कोष सिद्धांत। तो सबसे पहले आप सभी को यही याद रखना है कि ऋण योग्य कोषों का सिद्धांत या नव परंपरावादी सिद्धांत एक ही है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अगर हम इस सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करें तो वो विक्सेल, ओहलिन, मिर्डल और रॉबर्टसन, ये हमारे अर्थशास्त्री हैं, नियो क्लासिकल नव परंपरावादी अर्थशास्त्री। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ साथ साथ हम कंपैरिजन भी करते चलेंगे, तुलना भी करते चलेंगे कि जो हमारा परंपरावादी सिद्धांत था वो परंपरावादी अर्थशास्त्री J.S. मिल, मार्शल, पीगू जैसे अर्थशास्त्रियों ने दिया था, जबकि ये हमारा विक्सेल, ओहलिन, मिर्डल और रॉबर्टसन ने दिया है। तो क्या कहता है ये सिद्धांत? आप सभी को याद होगा कि ब्याज की दर के निर्धारण का जो हमारा परंपरावादी सिद्धांत था, वो सिद्धांत क्या कहता था कि जो ब्याज की दर का निर्धारण होता है वो ब्याज की दर का निर्धारण पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा होता है। पूंजी की मांग यानी कि हमने एक तरह से निवेश पढ़ा था, जो कि हमारा पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता था, और पूंजी की पूर्ति जो कि बचतों से आती थी, वो जहां पर दोनों बराबर होंगे वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। ये बात कौन कहता था? हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री। लेकिन जो हमारे नव परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो कुछ अलग है। हमने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की अगर हम आलोचना में पढ़ें तो वहां पर हम देखेंगे कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये भी कहा है कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने केवल वास्तविक तत्वों के ऊपर ही ध्यान दिया कि भाई प्रतीक्षा के कारण, उपभोग का स्थगन के कारण, असुविधा होने के कारण ब्याज पैदा होता है, लेकिन उनकी कीमत ब्याज है, तो उन्होंने वास्तविक तत्वों को महत्व दिया था, मौद्रिक तत्वों को कोई महत्व नहीं दिया था। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा नव परंपरावादी सिद्धांत है वो परंपरावादी सिद्धांत में एक सुधार है। जो कमियां परंपरावादी सिद्धांत में रह गई थी उन कुछ कमियों को यहाँ पर दूर किया गया है, तो ये एक सुधार है। तो परंपरावादी सिद्धांत के अंदर हमारे अधिकतर वास्तविक तत्वों की तरफ भी ध्यान दिया गया था, मौद्रिक तत्वों को ध्यान में नहीं रखा गया था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे नव परंपरावादी अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने मौद्रिक तत्वों की तरफ भी ध्यान दिया है। कैसे दिया है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो एक तो जो हमारा नव परंपरावादी सिद्धांत है वो परंपरावादी सिद्धांत के ऊपर सुधार है, और यहाँ पर वास्तविक तत्वों के साथ साथ मौद्रिक तत्वों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। अब जो नव परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उनकी क्या विचारधारा है? उनका कहना है कि जो ब्याज होता है वो ब्याज ऋण योग्य जो कोष होते हैं, हमने यहाँ पर जगह जगह लिखा है ऋण योग्य कोष, ऋण योग्य कोषों की मांग, पूर्ति और ऋण योग्य कोष सिद्धांत। ऋण योग्य कोष यानी कि हमारे पास जो दूसरों को देने के लिए, उधार देने के लिए जो कोष है, जो हमारा खजाना है, उसकी मांग कितनी है बाजार के अंदर और उसकी पूर्ति कितनी है, इसके द्वारा हमारी ब्याज की दर का निर्धारण होता है। ये कौन कहता है? नव परंपरावादी अर्थशास्त्री। तो नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज भी ऋण योग्य कोषों की कीमत है, ऋण योग्य कोषों के लिए किया गया भुगतान है। ब्याज की परिभाषा के लिए क्या देते हैं कि ब्याज क्या होता है? जो हमारे ऋण योग्य कोष होते हैं इन कोषों के लिए किया गया भुगतान या इन कोषों की कीमत वो ब्याज होता है। और ये ब्याज का निर्धारण होगा कैसे? इस ब्याज की दर का निर्धारण होगा इन ऋण योग्य कोषों की मांग और ऋण योग्य कोषों की पूर्ति के द्वारा। तो ऋण योग्य कोषों की मांग का यहाँ क्या क्या अर्थ है, ऋण योग्य कोषों की पूर्ति का यहाँ क्या क्या अर्थ है, ये हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो ऋण योग्य कोषों की मांग है वो इन 3 कामों के लिए हम कह सकते हैं की जाती है। ऋण योग्य कोषों की मांग सबसे पहले निवेश के लिए की जाती है। निवेश का क्या अर्थ होता है बच्चों? निवेश का अर्थ आप सभी को पता है कि भाई हम
जो निवेश का अर्थ है कि भाई जो पूंजीगत पदार्थ है उनको खरीदने के लिए या अपनी उत्पादकता में और वृद्धि करने के लिए, इस चीज के लिए, इस पर्पज के लिए जब हम जो पैसा उधार लेते हैं या ऋण की जो मांग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? एक काम तो हमारा निवेश है, निवेश करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसे हम आई से नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करते हैं हम? निवेश करने के लिए हम ऋण योग्य कोषों की मांग करते हैं। यानी कि एक तरह से हम ये पढ़ रहे हैं कि लोग उधार क्यों लेते हैं, ब्याज की ऋण योग्य कोष की मांग क्यों करते हैं, वो किस लिए ऋण लेते हैं? तो एक तो किस लिए लेते हैं? वो निवेश करने के लिए, निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अधिकतर निवेश करने के लिए जो हमारा उत्पादक वर्ग होता है, उत्पादक वर्ग वो जो हमारा होता है वो निवेश करने के लिए उधार लेता है, ऋण योग्य कोषों की मांग करता है। तो दूसरा हम किस लिए ऋण योग्य कोषों की मांग करते हैं? दूसरा करते हैं हम उपभोग के लिए। उपभोग को हम कंजप्शन कहते हैं, तो सी से हम इसको नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उपभोग का अर्थ हम या जो कोई भी पारिवारिक क्षेत्र होता है, जैसे हम अपने से ही अंदाजा लगाएं, अगर हमारी आय कम रह जाती है और हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारी मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? हम उधार लेते हैं, हम ऋण पर ब्याज पर पैसे लेते हैं। तो दूसरा हम ऋण योग्य कोषों की मांग क्यों करते हैं? उपभोग के लिए। जब हमारी आय कम रह जाती है, उपभोग हमारे अधिक हो जाते हैं, तो हम उपभोग के लिए भी ऋण योग्य कोषों की मांग करते हैं। तो ऋण योग्य कोषों की जो ये उपभोग के लिए मांग है, ये हमारा अधिकतर जो परिवार क्षेत्र है जिसके अंदर हम सब आते हैं, तो जो परिवार क्षेत्र का वर्ग है वो उपभोग के लिए ऋण योग्य कोषों की मांग करता है। तीसरा, ऋणों की मांग क्यों की जाती है? संचय करने के लिए, होर्डिंग करने के लिए। होर्डिंग, एच से हम इसको नोट करेंगे। होर्डिंग संचय यानी कि जोड़ने के लिए। कुछ लोगों में ये भी होता है कि भाई हम जोड़ कर रखें, हम संचित करके रखें, तो इस पर्पज के लिए भी ऋण योग्य कोषों की मांग होती है। तो होर्डिंग का काम हमारा उत्पादक वर्ग भी कर सकता है, हमारा परिवार वर्ग भी कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इन तीन कामों के लिए ऋण योग्य कोषों की मांग की जाती है। तो इन तीनों को मिला दिए अगर हम इन्वेस्टमेंट को, कंजप्शन को और होर्डिंग को, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो वो ऋण योग्य कोषों की मांग बन जाएगी। तो अगर हम बात करें कि इन जो ऋण योग्य कोष, जो निवेश, उपभोग और संचय हैं, इनका ब्याज की दर के साथ क्या रिलेशन होता है? तो ब्याज की दर के साथ इनका वही नेगेटिव रिलेशन होता है। ब्याज की दर जब ऊंची होगी तो निवेश के लिए मांग कम होगी। ऐसे ही जब ब्याज की दर ऊंची होगी तो लोग उपभोग खर्च कम करेंगे क्योंकि उन्हें दूसरों से उधार लेना महंगा पड़ रहा है। ऐसे ही संचय भी वो कम करने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनका पीछे जो जुड़ा हुआ है, जो संचित है, वो भी यूज हो जाएगा। कब? क्योंकि जब ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती हैं तो वो दूसरों से उधार लेने की कोशिश कम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ब्याज की दर के साथ, जो हमारी ब्याज की दर होती है, उसके साथ इन तीनों का जो डिमांड है, ऋण योग्य कोषों की जो मांग है, मैं इसे डी से नोट कर रही हूँ, ऋण योग्य कोषों की जो मांग है उसका ब्याज की दर के साथ कैसा होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा ऋण योग्य कोषों की मांग है। इन्वेस्टमेंट के लिए मांग, कंजप्शन के लिए मांग, होर्डिंग के लिए मांग, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये ऋण योग्य कोषों की मांग है। और ऋण योग्य कोषों की मांग का ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक या विपरीत संबंध होता है। तो जब हम इसका वक्र बनाएंगे तो वो वक्र भी हमारा ऋणात्मक ढाल वाला होगा। तो जब हम बनाएंगे तो उसे देखेंगे। दूसरा है हमारा ऋण योग्य कोषों की पूर्ति। जो हमारे नव परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं कि जो ब्याज की दर का जो निर्धारण होता है वो ऋण योग्य कोषों की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। तो मांग तो हमने पढ़ लिया कि आप किस किस पर्पज के लिए मांग करते हैं, पूर्ति कहाँ से होती है। तो इन ऋण योग्य कोषों की जो मांग की जाती है वो मांग कहाँ से पूरी होती है? तो पहली चीज वो कहाँ से पूरी होती है? बचत से, यानी कि सेविंग्स से। ये बचत हमारे उत्पादक वर्ग की भी होती है, हमारे परिवार क्षेत्र की भी होती है, सब बचा कर रखते हैं। तो वो सबसे पहले ऋण योग्य कोषों की डिमांड को कहाँ से पूरा करते हैं? बचतों से पूरा करते हैं। आप सभी को यहाँ मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जो हमने परंपरावादी सिद्धांत पढ़ा था उसके अंदर जो हमने पूंजी की पूर्ति पढ़ी थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बचत का रोल दिखाया गया था। बाकी के जो हमारे ये दूसरे जो हमारे तत्व थे इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। तो इस तरह से हमारा जो ये सिद्धांत है ये उसके ऊपर सुधार है, ये उससे कुछ उसके अंदर और बढ़ा रहा है। तो ऋण योग्य कोषों की पूर्ति बचत से होती है। दूसरी और चीज उन्होंने क्या बताई है? बैंक साख। तो हम क्या कह सकते हैं? इसे बी से हम नोट कर सकते हैं कि जो बचतें होती हैं वो बचतें हमारे पास भी हो सकती है, जब हमारे पास नहीं होती तो हम बैंक से भी उधार लेते हैं। तो इन ऋण योग्य कोषों की जो पूर्ति है वो बैंकों के माध्यम से भी की जाती है। बैंकों से उधार लेकर बैंकों की साख का प्रयोग करके भी इन ऋण योग्य कोषों की पूर्ति की जाती है।
अगला ऋण योग्य कोषों की पूर्ति पिछली बचतों का असंचय। पिछली बचतें हम कह सकते हैं कि जो हमने पीछे कई सालों से कर रखी थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास पीछे से जो संपत्ति आई हुई है हम उस संपत्ति को बेच कर या इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, पिछली बचतों का असंचय करके भी हम ऋण योग्य कोषों की पूर्ति कर सकते हैं। जो हमारी जरूरत है, जो हमें दूसरों से उधार लेना पड़ रहा है, तो उसकी पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, उसकी पूर्ति हम अपनी पिछली बचतें, जो हमारी पिछली संपत्ति है हमारे पास, उससे भी हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और चौथा है अनिवेश। यहाँ पर हमने निवेश पढ़ा था, यहाँ हम डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ते बोलते हैं इसको, DI से नोट कर सकते हैं हम इसको, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। अनिवेश का अर्थ क्या होता है बच्चों, अनिवेश का अर्थ है कि जैसे हम किसी मशीन का प्रयोग कर रहे हैं और वो मशीन हमारी, ये तो है नहीं कि वो कभी घिसेगी ही नहीं, उसके अंदर हर साल घिसावट होती रहती है, मरम्मत शरम्मत उसकी होती रहती है, और जब वो हमारी मशीन घिस जाती है तो हमें उसको बदलना पड़ता है। तो अगर हम उसको बदलने की बजाय उसको 1 साल 2 साल उसी से और काम निपटाएं और उसी से काम अपना रखे जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। कि जब हमें उसको बदलना चाहिए था हमने उसको नहीं बदला, हमने उसका उसके अंदर और निवेश करना चाहिए था, हमने उसी से और काम चलाया। तो इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऋण योग्य कोषों की पूर्ति कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से बचत, बैंक साख, पिछली बचतों का असंचय करके और डिसइन्वेस्टमेंट करके क्या किया जाता है, ऋण योग्य कोषों की पूर्ति की जाती है। और अब जो हमारी ब्याज की दर का जो निर्धारण होता है नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वो कहाँ होता है, वो होगा जहाँ पर ये ऋण योग्य कोषों की मांग और ऋण योग्य कोषों की पूर्ति दोनों बराबर होगी। तो मांग का तो हमने पढ़ लिया, इन तीनों को जोड़ने से ऋण योग्य कोषों की मांग बन गई और इसका ब्याज की दर के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। ऐसे ही अगर हम बचतों को, बैंक साख को, पिछली बचतों के असंचय को और अनिवेश को, इन चारों को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी ऋण योग्य कोषों की पूर्ति। अगर हम इनको जोड़ दें, S प्लस B प्लस डिस होल्डिंग है, ये हमारा DH लिख सकते हैं हम इसको, प्लस DI डिसइन्वेस्टमेंट, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये हमारी सप्लाई बन जाएगी, ऋण योग्य कोषों की सप्लाई बन जाएगी। और इसका जो ब्याज की दर होती है उसके साथ पॉजिटिव संबंध होता है। जब ब्याज की दरें ऊंची होती हैं तो हम अधिक बचतें करते हैं, क्योंकि अब बाहर से उधार लेना हमारे लिए महंगा है, इसलिए हम अपनी खुद की बचत ज्यादा करेंगे। तो जब ब्याज की दरें ऊंची होंगी तो बचतें भी ज्यादा होंगी, क्योंकि हमें बाहर से उधार पर जो पैसा मिलता है वो अधिक महंगा मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पास ही अधिक बचाएं। तो ब्याज की दरों का और बचतों का धनात्मक संबंध हो गया। ऐसे ही जब ब्याज की दरें ऊंची होती हैं तो बैंक जो है वो भी अधिक उधार देते हैं, कम ब्याज की दरों पर बैंक वाले कम उधार देते हैं, तो इसका भी धनात्मक संबंध हो गया। फिर ऐसे ही हम पिछली बचतों का अधिक प्रयोग करेंगे, कब, जब हमारी ब्याज की दरें अधिक ऊंची हैं। अगर हमारी ब्याज की दरें कम हैं तो हम अपनी पिछली बचतों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम और उधार ले लेंगे। तो इन सब का क्या कह सकते हैं हम, ब्याज की दरों के साथ धनात्मक संबंध होता है। और अब जब ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होगा, ब्याज की दर का निर्धारण वहां होगा जहां ये दोनों बराबर हों। तो इसे मैं एक चित्र बनाकर आपको समझाती हूँ, ये आपकी समझ में आ गया होगा इतना। तो अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह से, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इन सब की मैं अलग अलग भी बना सकती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तरफ हम क्या लेंगे, ऋण योग्य कोषों, एक तरफ हम इसके अंदर अपने चित्र के अंदर जब हम बनाते हैं तो एक तरफ हम क्या लेते हैं, एक तरफ हम लेते हैं ऋण योग्य जो हमारे कोष होते हैं, यहाँ पर हम अपनी ब्याज की दर को लेंगे और यहाँ पर हम अपने ऋण योग्य कोषों की मांग और पूर्ति को लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम, ये हमारी ब्याज की दर है, तो अगर हम ब्याज की दर के साथ ऋण योग्य कोषों की मांग की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें तो ये हमारे इस तरह से बनेंगे हमारे, ये भी हमारा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप मैंने बताया था तो ये भी नेगेटिव बनेगा। जो हमारा उपभोग का है ये भी हमारा इस तरह से नेगेटिव बनेगा, और संचय का है ये भी बनेगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्वेस्टमेंट का, कंजप्शन का और होल्डिंग का ब्याज की दर के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसीलिए ये बाएं से दाएं नीचे की ओर इनके नेगेटिव बनेंगे। और अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें और कोई एक बना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो भी नेगेटिव ही बनेगा। तो मैंने उन तीनों के स्थान पर ये एक बना दिया जो ऋण योग्य कोषों की मांग को दिखा रहा है, I प्लस C प्लस H करके एक मांग वक्र बना लिया हमने ऋण योग्य कोषों की मांग का, ये वक्र हमारा बन गया। ऐसे ही ऋण योग्य कोषों की बचतों का अगर हम अलग अलग बताएं तो इन सब का धनात्मक होगा। ये मैं S का बना सकती हूँ, यहाँ पर बैंक साख का बना सकती हूँ, या पिछली बचतों के प्रयोग का, यहाँ अनिवेश का, तो सब के सब क्या है, ब्याज की दर के साथ धनात्मक संबंधित है। हमने पीछे पढ़ा था अभी
कि एस इज द फंक्शन ऑफ आर, जो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं उन सबको भी जोड़ दूं तो ये हमारा जो बनेगा, ये ऋण योग्य कोशों का पूर्ति वक्र बनेगा। और जब ऋण योग्य कोशों का जो मांग वक्र है और ऋण योग्य कोशों की जो पूर्ति वक्र है, ये हमारा मांग वक्र, ये हमारा पूर्ति वक्र, ये जहां पर दोनों बराबर होंगे तो वहां पर हमारी क्या होगी, ब्याज की दर निर्धारित होगी। तो ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, ये हमारी ब्याज की दर होगी। और यहाँ पर ऋण योग्य कोशों की मांग और पूर्ति दोनों क्या है, बराबर है। तो प्यारे बच्चों, अगर ऋण योग्य कोश, अगर हम इसको कहें कि कहाँ पर निर्धारित होगी, तो जहाँ पर ऋण योग्य कोशों की मांग और ऋण योग्य कोशों की पूर्ति बराबर होती है, वहीं पर हमारी ब्याज की दर का निर्धारण होता है। ब्याज की दर का निर्धारण उससे ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उससे ऊपर? क्योंकि जो ब्याज की दर की अगर हम कहें, ऋण योग्य कोशों की मांग तो यहाँ पर इतनी है और पूर्ति इतनी है, तो जब ऋण योग्य कोशों की मांग कम है, हम सबको पता है जब किसी वस्तु की मांग थोड़ी होती है और पूर्ति ज्यादा होती है तो वो कीमत गिरती है। तो ऐसे ही अगर ऊपर निर्धारित क्यों नहीं होगी ब्याज की दर, क्योंकि यहाँ पर ऋण योग्य कोशों की मांग कम है और उनकी पूर्ति ज्यादा है। किसी भी वस्तु की जब मांग कम होती है, पूर्ति ज्यादा होती है, तो उसकी कीमत गिरती है। तो ऐसे ही ब्याज की दरें भी गिर जाएंगी और कहाँ पर निर्धारित होंगी, यहाँ, जहाँ पर ये दोनों बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये निर्धारित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ऋण योग्य कोशों की पूर्ति है वो तो इतनी सी है, जबकि मांग इतनी ज्यादा है। तो किसी भी वस्तु की जब पूर्ति कम होती है और मांग बहुत ज्यादा होती है तो उसकी कीमतें बढ़ती हैं। तो ये ब्याज की दरें ऊपर की तरफ जाएंगी और यहीं पर आएंगी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, संतुलन कहाँ होगा, ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ होगा, जहां पर मांग और पूर्ति, किसकी मांग और पूर्ति, ऋण योग्य कोशों की मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होगी, वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा नव परंपरावादी सिद्धांत था जो कि विक्सेल, ओहलिन, मिर्डल और रॉबर्टसन ने दिया था। और उनका क्या कहना था कि ऋण योग्य कोशों की मांग और पूर्ति के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण होता है और ब्याज होता भी ऋण योग्य कोशों की कीमत होता है या ऋण योग्य कोशों के बदले किया गया भुगतान होता है। यही उनकी ब्याज के लिए परिभाषा है। और उनके लिए जो ऋण योग्य कोशों की मांग है वो इन कामों के लिए की जाती है और उनकी पूर्ति इन कामों के लिए की जाती है। मांग का ब्याज की दर के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए ऋण योग्य कोशों का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला बनेगा। और बचतों का ऋण योग्य कोशों की जो पूर्ति है उन पूर्ति का क्या होता है, हमारा संबंध ब्याज की दर के साथ धनात्मक। तो ये हमारा धनात्मक बनेगा और जहां पर ये काटेंगे वहां पर इसका निर्धारण होगा, ऊपर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है, तो ब्याज की दरें गिर जाएंगी और यहीं पर आएंगी। ऐसे ही नीचे भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा जो नव परंपरावादी सिद्धांत था उसके ऊपर एक सुधार है और इसके अंदर मौद्रिक तत्वों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इस सिद्धांत की भी बहुत से अर्थशास्त्रियों ने जो है इसकी भी आलोचना की है और इसकी आलोचना करने के बाद हमारा एक और सिद्धांत आया जो कि लॉर्ड केंज ने दिया है, जिसे हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे।